अच्छा, हाँ जी। फिर आपने इसमें ना टेस्ट केसेस के साथ-साथ लेकर इसको चलना है आपने। 1 मिनट ठहरिएगा। मैं आपको कुछ इसके लिंक्स और कुछ इमेजेस वगैरह भी शेयर करता जाऊँगा कि टेस्ट केसेस जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब टेस्ट केस क्या होता है? बेसिकली होता ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है, जिससे ये चेक किया जाता है कि अगर हम लोग मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कौन है जो अभी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है प्रॉपर? पेरोल के ऊपर काम कर रहा है एज़ एन एम्प्लॉयी, ट्रेनी और इंटर्नी नहीं, जो कोई है, जो भी कोई एज़ अ पेरोल के ऊपर काम कर रहा हो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में? जी सर, मैं जॉब कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं जी सर। जी सर। कहाँ पे काम कर रहे हो और किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हो? किस डेज़िग्नेशन पे काम कर रहे हो? बोलते जाओ बच्चों, टाइम कम होता है, जल्दी-जल्दी बोला करो। सर मैं टेक्नोलैंक में हूँ एज अ एसईओ टीम लीडर। अच्छा, एसईओ कर रहे हो, ठीक है। आगे दूसरा कोई डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट में कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है कोई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा हो? नहीं सर, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूँ और फ्रीलांसिंग का हेड हूँ सर वहाँ पे। अच्छा, और कोई? मैं सर एज अ स्क्रम मास्टर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रम पे काम कर रहे हो। चलो मैं आपको ना थोड़ा-सा डेवलपमेंट के ऊपर मैं आइडिया देता चलूँ मैं। जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना डेवलपमेंट के लिए, मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस की बात ही करता हूँ। जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आता है, तो जो उसकी पहली चीज़ होती है ना, वो हम लोग उससे वर्बल इंटरव्यू किया जाता है। ये अब मैं आपको स्टेप लिखवाने लगा हूँ, ये बुक में या मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा, ये मैं आपको रिसर्च पेपर की कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला मेथड होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, वो क्या होता है जी? उसका वर्बल इंटरव्यू होता है पहला स्टेप। वर्बल इंटरव्यू में वो आपको कॉम्बिनेशन देता है अपनी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है? उसके बाद क्या करता है वो, वर्बल के बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो टीम लीड होता है हमारा, वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट के पास जाता है, और सॉरी उसके पास जो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की रिपोर्ट लेकर आता है हमारे पास। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बिल्कुल ऐसे होती है, अगर मैं एक बहुत छोटे से और बिल्कुल एक देसी से डेवलपर की बात करूं, ठीक है, मेरे जैसे माड़े जैसे डेवलपर की अगर मैं बात करूं, तो वो ये होगा कि बिल्कुल जैसे ये कागज इस टाइम हमारे सामने पड़ा हुआ है ना, इसी तरीके से वो इसकी रिपोर्टिंग को जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को नोट कर लेता है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली किसी प्रॉपर एनवायरनमेंट की बात करूं, जैसे जब मैं लाहौर अल्फा क्रीम टावर में था, जब मैंने वहां पर काम किया था, वहां पर हमने क्या देखा था जी, कि उन्होंने प्रॉपर एसआरएस के तरह का एक बिल्कुल पेपर बनाया होता है, जिसके ऊपर उन्होंने सेंट्रलाइज लाइनिंग की होती है। मुझे अगर वो कहीं मिला ना अपने ऑफिस में, तो मैं वो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। वहां पर दोनों किस्म की रिक्वायरमेंट्स को सेपरेट किया होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने नोट करके आना होता है। लेकिन अब आजकल क्योंकि मुझे इस चीज की अब समझ लगी है, हाउ नो है, तकरीबन 4-5 साल हो गए इस काम में, तो अब मैं वो यूज नहीं करता। मैं सिंपली वर्बली जो है मैं चीजों को लिख लेता हूँ अपने हिसाब से, ऐसे ही गंदा गंदा सा करके उसको नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद आके जो टीम लीड होता है उसके साथ मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करता हूँ। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, उसको नोट करें। सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं वर्बल इंटरव्यूज के बाद हम लोग रिक्वायरमेंट की फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट फिल्ट्रेशन कैसे होती है जी? हम नहीं डिसाइड कर सकते, मैंने आपको डे 1 पे बताया था लेक्चर पे, कि कौन सी चीज़ को छोड़ना है और कौन सी चीज़ को रखना है। हमने किस चीज़ को ड्रॉप करना है और किस चीज़ को हमने जो है वो नहीं करना, इसमें सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना है और किसको हमने नहीं करना। इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है जो मैंने आपसे लास्ट असाइनमेंट में काम करवाया ना अभी, जो शायद आप लोगों ने इवनिंग वालों ने नहीं किया, मॉर्निंग वालों ने किया है। मैंने आपको बताया था कि आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से अलग-अलग करके लाना है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया कोई काम, तो मैं आपको दोबारा से एक काम दे देता हूँ, या मैं आपको जनरलाइज स्पेसिफाइड करके सबको जो है ना, मैं खुद अपने पास से मैं ही क्लाइंट बनता हूँ, ठीक है, मैं ही क्लाइंट बनता हूँ, और मैं ही आज के लेक्चर के एंड पे क्लाइंट बनने के बाद मैं आप लोगों को जो है वो 5 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है ना मैं आपसे बनवाने का कहूँगा, ठीक है जी। वही 5 मॉर्निंग में और वही 5 इवनिंग में। तो आप लोग खुद अपनी मर्जी के ग्रुप्स बना के उन 5-5 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है ना वो वर्किंग करके उनका एसआरएस बनाकर लाएँगे। ऐसे ठीक है? अगर आप लोगों को वैसे मुश्किल लग रहा है काम करना तो। जी सर सर ऐसे ठीक। यस सर सर ऐसे जी ठीक है। मैं ही क्लाइंट जिन्होंने बन बना दी है, मैं ही आप सर लोगों जी का जिन्होंने क्लाइंट जमा करवा बनूँगा। दी, जी, जी, क्या कह रहे हो आदिल? सर जी जिन्होंने बना दी उनकी दोबारा होगी फिर?
फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ ना, जिन्होंने बना भी लिए ये ठीक उनके है लिए नेक्स्ट स्टेप होगा, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम एसआरएस रिपोर्ट की तरफ जाने लगे हैं कि एसआरएस रिपोर्ट ठीक है कैसे बनाई जाती है, टेस्ट केसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मैं आपको 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैं आपका क्लाइंट बनूंगा, ठीक है। आपने उन 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मेरे से रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही किसी दिन एक मैं आपको इवन एक्स्ट्रा टाइम देने पे भी गुरेज नहीं करूंगा मैं, आप मेरे साथ टाइम सेट कर लें, मैं आप लोगों के साथ जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में, क्योंकि मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं कुछ। हम एक टाइम सेट कर लेंगे ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा जो हमारी दोनों की रूटीन से हट के हो, हम उसमें जो है ना वो इसको एज अ कस्टमर और क्लाइंट जो है ना, हम क्लाइंट और कंसल्टेंट के तौर पे हम इन चीज़ों को देख भी लेंगे अगर आपको समझ नहीं आएगी तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है जी, थर्ड स्टेप में हम लोग जो है ना उसका एक एसआरएस डेवलप करते हैं, यहाँ पर आकर वो एसआरएस डेवलप होता है, ठीक है। एसआरएस डेवलपमेंट के अंदर हम लोग आज का आपका जो है असाइनमेंट नंबर 2 यहाँ पर लिख लें, हाउ टू मेक एन एसआरएस। यूट्यूब पे वीडियो देखें, गूगल पे देखें, जहां मर्जी करें, मुझे एक एसआरएस रिपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, हाउ टू मेक एन एसआरएस। ठीक है जी, एसआरएस कैसे बनता है और किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें टेस्ट केसेस शामिल होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर हम लोग किस किस चीज़ को बॉदर करते हैं, किसको नहीं बॉदर करते, ये सारा कुछ आप लोगों ने उसके अंदर देखना है, ताकि आप लोग जो है ना जो मैं जब आपका क्लाइंट बनूंगा तो आप लोगों को मुझे वो डिफेंस करने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आगे आए, ये हो गई जी हमारे पास अभी वैलिडेशन की, अभी सिर्फ एक टेक्निक पे हमने बात की है। अब आ जाते हैं वैलिडेशन की दूसरी टेक्निक के ऊपर। पहली मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, ये थी जी टेस्ट केस की जनरेशन करनी थी हमने, टेस्ट केसेस बनाने थे कि क्या ये सिस्टम वैलिड है भी है कि नहीं, भाई इसका इनपुट दे के चेक करो आउटपुट आता भी है कि नहीं आता। एक बंदा हमें कह देता है यार एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें तुमने पता क्या करना है, उसमें तुमने 9 को डिवाइड करना है 0 के साथ, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, कोई बता सकता है मुझे? इन्फिनिटी। शाबाश, वेरी गुड। तो मैं उसको कहता हूँ हाँ हाँ यार ये बन जाएगा, ओके मैं बना लूंगा, ठीक है। वो फिर मेरी तरफ देखता है, कहता है बना लोगे, मैं कहता हूँ हाँ यार बना लूंगा, कोई मसला नहीं, मैंने इतने बड़े बड़े कैलकुलेटिंग वाले जो है वो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। वो कहता है ठीक है ओके, पेमेंट डिसाइड हो जाती है और वो चला जाता है। मैं चुप करके काम शुरू कर देता हूँ, 80% उसका सॉफ्टवेयर तैयार कर लेता हूँ, ये वाला स्टेप सबसे आखिर पे था, छोटा था, और मैं जो है उसको डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ले आता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और सिस्टम उसको दे देता हूँ मैं। गलती कहां पर हुई, मैंने टेस्ट केस जनरेट नहीं था किया, टेस्ट केस जनरेट किया होता तो मैं पेपर के ऊपर टेस्टिंग करके इसकी चेक कर लेता कि 9/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं इस रिक्वायरमेंट को उठाऊंगा और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर जाके मैं एनएफ, इसको कहते हैं एनएफ में फेंक दूंगा। जब मैं इसको एनएफ में फेंकूंगा तो वो बंदा नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे डिस्कस करेगा, जिसके बाद मैं इसकी लॉजिकल स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है जी, लॉजिकल स्टेटमेंट के ऊपर जो है मैं इसको डिफाइन करूंगा कि ये जो चीज है वो एप्लीकेबल नहीं है। खैर यहाँ पर फिर हमारी बहस हो जाती है, वो कहता है यार ये हो सकता है, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। तब आता है हमारे पास दूसरा स्टेप, स्टेप 2। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं, और हमारी अपनी टेक्निकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं जी, बीटा वर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा मैंने टेस्टिंग आपको नहीं पढ़ानी है, टेस्टिंग आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है, जितनी भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है मैं आपको बता दूंगा, आपने उनको खुद पढ़ना है, मैं उन पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, एक एक यूनिट की टेस्टिंग होती है। मॉड्यूल टेस्टिंग क्या होती है, मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। एक के अंदर हम सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर जाकर टेस्टिंग करते हैं, एक के अंदर हम कोडिंग को नहीं देखते, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को चला के उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। तो ये आपने गूगल से डेफिनेशन खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। इतना सा काम आप लोगों ने खुद करना है ताकि हम अपना टाइम सेव करेंगे। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी टेस्टिंग की टाइप्स हैं, इनको आपने एक बार खुद गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको जो है ना वो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग और टेस्टिंग अप्रोचेस का अंदाजा हो जाए। अच्छा, अब प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, ये भी वैलिडेशन की एक टेक्निक है, याद रखना, ये मैं वैलिडेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर वैलिड भी है कि नहीं, जो चीज़ हम बनाने लगे हैं क्या ये वैलिड भी है कि नहीं, 9/0 हो भी सकता है या नहीं, नहीं हो सकता, तो हमने उसको साबित करना है। हमने कैसे उसको साबित करना है, हमने उसकी किस रिक्वायरमेंट को उठा के एनएफ में फेंकना है, उसको लॉजिकली हमने प्रूफ देना है। ठीक है, उसके लिए प्रूफ के लिए हमारे पास पहली जो चीज़ चाहिए वो टेस्ट केस की जनरेशन है, दूसरी चीज़ चाहिए बीटा वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं, बीटा वर्जन में हम उसको प्रेजेंट करने से पहले हम उसको एंड यूजर को एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन, एक छोटा सा मॉड्यूल बना के दे देते हैं, जिसके ऊपर वो जनरली हम लोग उससे फीडबैक लेते हैं कि इसको चला के चेक करो यार ये क्या होता है।
ये कैसे काम करता है, ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स का काम होता है ना, वो बीटा वर्जन और प्रोटोटाइपिंग से ही स्टार्ट होता है और उसके बाद वो मेच्योर होता होता जो है वो उनकी फाइनल प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। जैसे अब मैं जो हूँ तकरीबन पिछले 1 साल से वापडा सिटी की जो है ना वो ERP सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ। उनका पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उनकी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, सिस्टम की डिप्लॉयमेंट वो मेरे पास है, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। अब ऐसी सूरत में क्या कर रहे हैं जी हम लोग, ऐसी सूरत में मैं जो हूँ उनको भी ये दे रहा हूँ, सबसे पहले टेस्ट केस जनरेट करता हूँ। अब वो तो ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें मांगते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें क्या करके दे रहा हूँ, मैं उन्हें 1 बाय 1 टेस्ट केस जनरेट करता हूँ, फिर उनके प्रोटोटाइप्स बना के देता हूँ, फिर वो प्रोटोटाइप्स को चेक करते हैं, उसमें एरर्स निकालते हैं, फिर वो कहते हैं यार इसको चेंज करो, वो दोबारा दोबारा जो है वो रीकोड होता है सारा सॉफ्टवेयर और फिर डिप्लॉय होता है। अगर इसकी बजाय मैं एक ही बार जो है वो बैठूं और पूरा सॉफ्टवेयर बना के डिप्लॉय कर दूं और उसके बाद कहूं कि वो इसको चलाएं, तो मेरी जो एफर्ट है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज करना मुश्किल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा सर अब आप आप प्रोटोटाइप किस में बना रहे हैं? जी, प्रोटोटाइप सर आप किस में बना रहे हैं? मैंने तो बना के दे दिया ना उनको, PHP लारावेल का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है ना उनका। तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने टूल स्टैक को छोड़ देते हैं। गुड क्वेश्चन, ये एक बात याद रखनी है मेरी। प्रोटोटाइपिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम उसको सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और चीज पे चले जाएं, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपने, प्रोटोटाइपिंग हमेशा उसी टूल पे होती है, उसी स्टैक पे होती है, उसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग लैंग्वेज में होती है और उसी इन्वायरमेंट में प्रोटोटाइपिंग करवाई जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं उसको बुलाऊं और उसे मैं कहूंगा यार मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में आके देखो यार यहाँ पे तो चल रहा है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, और वो कहे हाँ हाँ यार बिल्कुल ठीक चल रहा है, ओके चलो अब मुझे पूरा बना के दे दो। नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जब प्रोटोटाइप वर्जन देते हैं उसको, तो वो एग्जैक्ट सेम इन्वायरमेंट में, सेम कोडिंग टेक्निक में और सेम जो है वो स्पेसिफिकेशन वाले सिस्टम्स के ऊपर जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी जगह पर चलने के काबिल है या नहीं है, ठीक है जी। तो ये PHP सर लारावेल का प्रोटोटाइपिंग जो होती है वो मॉड्यूल वाइज की जाती है, या जो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है एक दफा सारा कंप्लीट करके फिर उसे MVP प्रोटोटाइप किया जाता इसको बोलते हैं MVP, ठीक है। अगर आपको इसका आइडिया है, आपको होगा शायद, बाकियों को नहीं, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है जी। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर की या सॉफ्टवेयर की वो रिक्वायरमेंट फॉर्म में से वो इतनी रिक्वायरमेंट का सेट जो उसको पूरे सिस्टम को चलाने के काबिल हो, दिखाने के काबिल हो, उसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं सैंपल देने लगा हूँ आपको। टेस्ला की जो कार आई है, टेस्ला ट्रक्स आए हैं बड़े, अगर आप लोगों का थोड़ा सा सर्वे है या पढ़ने की आदत है या गूगल करते हैं चीज़ों को या फेसबुक पे देखते हैं या ग्लोबल बेस की न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो आपकी नज़र से लाजमी गुजरा होगा कि टेस्ला ने एक ट्रक बनाया है, टेस्ला ट्रक के नाम से। वो जो है इलेक्ट्रिक है वो, ठीक है जी, बिजली से चलता है, चार्ज होके वो चलता है, इलेक्ट्रिक ट्रक है वो। अच्छा, उस इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए उन्होंने एक समरी प्रपोज की थी और वो ट्रक ओरिजिनल बड़े टैंकर के साइज का या टैंक के साइज का वो ट्रक है जिसको उन्होंने बनाना था। लेकिन उससे पहले उन्होंने उसकी MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दी है। ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए, आप देख सकते हैं। और वो उन्होंने बिल्कुल छोटी, ये सुजुकी मेहरान जितनी एक कार थी या इससे भी कम साइज की थी, जिसको उन्होंने पहले एज एन MVP प्रोटोटाइप उन्होंने पेश किया। लेकिन उसकी बॉडी से लेके उसकी फंक्शनैलिटी तक ईच एंड एवरीथिंग वही थी जो उन्होंने बड़े अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करनी, लेकिन उसको उन्होंने रीसाइज करके उसको छोटा कर दिया था, ठीक है जी। तो आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ही सर इसमें हम कह प्रोटोटाइप सकते हैं कि जी। सर इसमें हम क्लोन कह सकते हैं क्या, एक्चुअली हम पहले क्लोन डिजाइन करते क्लोन हैं। कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ने लगा हूँ, साथ फोकस करना मेरे क्वेश्चन के ऊपर। सर क्वेश्चन क्या ट्रक है? का तो मे बी उन्होंने अभी कॉन्सेप्ट दिया था ना, अभी उन्होंने वो किया नहीं था उसका तो। हाँ जी, बच्चे कंसेप्ट के ऊपर ही काम होता है ना। कंसेप्ट तो उन्होंने दे दिया, उसको लॉन्च कर दिया कंसेप्ट को, अब उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट है वो, ठीक है। ऐसे ही कोरोना की वैक्सीनेशन का भी बीटा वर्जन आया जो उन्होंने अभी यूके में लगाया, एक पता नहीं कितने साल बूढ़ी औरत को उन्होंने लगाया वो, ठीक है ना। तो ये बीटा वर्जन, ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है कि जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि ये काम कर जाएगी हमारी, ठीक है। अब मैं आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ने लगा हूँ, आप सब जरा फोकस करके जो है ना इसको गौर कीजिएगा और मुझे इसका जवाब देना आपने। मैंने आपको एक बात कही है जी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट देनी है और मेरे सॉफ्टवेयर के, जैसे अब मैं अगर वापडा की बात करूं तो उसके कोई 18 मॉड्यूल हैं, 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो उसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में मैं 18 डिफरेंट मॉड्यूल्स को
18 डिफरेंट मॉड्यूल्स के एमवीपी बनाऊंगा, या मैं पूरे सिस्टम को एमवीपी के तौर पे प्रेजेंट करूंगा? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देगा? मेरी बात दोबारा समझ लीजिएगा। एक सॉफ्टवेयर है, एक मैनेजमेंट सिस्टम, मैं एक छोटे से स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फीस कैसे सबमिट करनी है, बच्चों के एडमिशन देखने हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करनी है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, टीचर्स को उसके अंदर जो है वो पे रोल के ऊपर लेके आना है, एचआर को लेके आना है, अकाउंट्स को लेके आना है, ठीक है जी। उसके बाद उनकी अटेंडेंस आनी है बच्चों की, और बस ये इतना सा एक सॉफ्टवेयर है जो मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने लगा हूँ, एसएमएस। ठीक है जी, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ये। मुझे जरा बताइएगा कि इसका प्रोटोटाइप क्या होगा? कौन बताएगा मुझे इसका प्रोटोटाइप? अगर हम दिखाते हैं तो वो कैसे दिखाएंगे और कितना दिखाएंगे? इसमें एमवीपी क्या चीज होगी? बोलेगा कोई कि नहीं? सर आई गेस इसमें जो हमारे मेजर मॉड्यूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर सारा हमारा वर्किंग चल रही है, लाइक जो प्राइमरी मॉड्यूल्स हैं, उनको हम जो है वो एमवीपी में प्रेजेंट करेंगे अपना, और वो एक ही प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल सर, अगर आप एक सीआरएम बना रहे हैं या आप कोई सीएमएस बना रहे हैं, तो सीआरएम के अंदर फॉर एग्जांपल आपका रोल्स एंड परमिशंस का मॉड्यूल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या फिर आपका रिपोर्ट्स का मॉड्यूल जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो आप उसके अंदर मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट में जैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है, तो वो आप उसका एक एग्जांपल प्रोटोटाइप के तौर पे वो जो है वो मॉड्यूल्स आप उनको दिखाएंगे उसके अंदर MVP में। एक लफ्ज होता है गैस या तुक्का, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तुक्का और इंग्लिश में कहते हैं गैस। अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर गैस बेस के ऊपर काम करेंगे और अपनी मर्जी से चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, आपका प्रोटोटाइप फेल जाएगा और आपका क्लाइंट आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। आपने ऐसी सूरत में क्या करना है? मैं खुद ही सवाल करके अब वो खुद ही उसके क्वेश्चन के जो ना मैं वो आंसर को करने की मैं कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आप अगर तो इन सारे मॉड्यूल्स का छोटा छोटा उसको जो है ना वो टेस्टिंग के लिए एक एक फेज बनाकर दे देंगे, तो फिर तो आपने ऑलमोस्ट सारा सॉफ्टवेयर ही बना लिया कि भैया आपने जो है वो एडमिशन के लिए भी थोड़ा सा काम कर लिया, रिपोर्टिंग भी थोड़ी बहुत कर ली, टीचर भी थोड़े बहुत ऐड कर लिए, एचआर भी कर लिए, अटेंडेंस भी लग रही है, ठीक है, फीसिस वगैरह भी सबमिट, फिर रह क्या गया पीछे? अच्छा, अगर ये सारा नहीं करना और सिर्फ प्रोटोटाइप देना है, तो फिर इसमें से कौन सा देना है? ठीक है, दो चीजें होती हैं जो फैसला करती हैं, मैं पीछे पढ़ा के भी आया हूँ आपको, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और अब मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर आकर वो कौन सी चीजें हैं जो इस चीज का फैसला करती हैं। असल एफर्ट लगती है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे, तो असल आपकी जो एफर्ट लगती है ना, ये जो मैं बात करने लगा इसको नोट कर लेना आपने। दो चीजें होती हैं, एक होता है काम हमारे पास यूआई यूएक्स का काम, जिसको हम बोल देते हैं जीयूआई भी कह देते हैं और व्यू भी कह देते हैं, सिस्टम व्यू भी कह देते हैं, ठीक है जी। और एक काम होता है जिसको हम हमेशा कहते हैं बैक एंड, डीबी, ठीक है जी। हम हमेशा जब भी कोई एमवीपी डिजाइन करते हैं या प्रोटोटाइपिंग डिजाइन करते हैं, तो हम यूआई और यूएक्स को पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो 100% के करीब तरीन चला जाए, 70% बन जाए, 80% बन जाए, 85% बन जाए। हम लोग उसके यूआई सर और यूएक्स वाले डिपार्टमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एफर्ट और टाइम सबसे कम लगता है। पीएचडीज बना लेते हैं इसकी और उसको इंपोर्ट करा के हम दे देते हैं उसको। समझ रहे हैं इस चीज को? सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस तो सबके लिए डिफरेंट नहीं होगा? तो हम एक के ऊपर बना के कैसे डिसाइड कर लेंगे फिर हम बाकी के ऊपर भी बना सकते हैं? मतलब ये एमवीपी एक कैसे प्रोजेक्ट की बनेगा? बात कर रहा हूँ ना मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने एक ऐसे नहीं नहीं सीएमएस सर, आप सिस्टम कह बनाना रहे है। हैं ना कि मॉड्यूल ये इतने ज्यादा मॉड्यूल हैं, ठीक है, तो इसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस सबके लिए डिफरेंट नहीं बनेगा? हाँ जी, इनके तो फॉर्म बनने हैं, क्योंकि फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बनते हैं, पीएचपी लारावेल हो गया, अब तो जितनी इतना लेटेस्ट सर हम लैंग्वेजेस हैं। एक के ऊपर कैसे डिसाइड कर लेंगे? बाकी सारे भी मतलब कि अंडर हमारे वर्किंग है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर, अगर आप भी आपका इसका जब आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाओगे ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर मैं टाइम को डिवाइड करूँ ना, टाइम की डिवीजन करूँ, टाइम डिवीजन, तो 75% टाइम की जो मेरी कंजम्पशन है ना, वो होती है मेरे बैकएंड के ऊपर, उसकी फंक्शनैलिटी को, टेबल्स को मैच्योर करने में, ठीक है। और कोई कह लें कि 20% टाइम जो है ना मेरा वो लगता है यहाँ पर, जो इसकी यूआई और यूएक्स के ऊपर लगता है। जो पीछे बच गया थोड़ा सा, वो रखते होते हैं हमेशा टेस्टिंग के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए। टेस्टिंग के लिए जो है ना इस टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम जब प्रोटोटाइपिंग करते हैं ना, तो हम ये वाला टाइम अपना जो है ना कंज्यूम करते हैं 100%। उसकी वजह क्या है?
क्लाइंट को नहीं पता कि पीछे वाली फंक्शनैलिटी क्या चीज़ है और मैंने उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है और उसको ज़रूरत भी नहीं है कि पीछे क्या स्कीमा आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से डीबीज को यूज़ कर रहे हैं, डीबी कनेक्शन क्या है, टेबल रोल्स क्या लगाए हैं आपको, उसको कोई परवाह नहीं है। हाँ, उसको एक चीज़ की परवाह है कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्या है, ठीक है? तो हम ऐसी सूरत के अंदर उसको यूआई यूएक्स का जो है ना अपने टाइम की कंजम्पशन करते हैं, 1 वीक टाइम लेते हैं और उस वीक के अंदर हम उसकी 20% फंक्शनैलिटी यहाँ से डालते हैं और यहाँ से कोई 20% टाइम की कंजम्पशन जो हमने करनी है वो हम कर लेते हैं प्रोटोटाइप के ऊपर और उसके बाद अगर वो कहता है ठीक है, ओके है, तो हमने उसी प्रोटोटाइप के पीछे उसकी बैकएंड की डेवलपमेंट कर देनी है। अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो 2 चीज़ें हैं, आपको उसका आइडिया होगा। एक टेक्नीक होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, किसी को आइडिया है इसका जी? कोड फर्स्ट अप्रोच और डीबी फर्स्ट अप्रोच। किसी को नहीं आइडिया इसका? केड़ी डेवलपमेंट करते हो तुसी? सर मे बी आई थिंक सो कि कोड फर्स्ट के अंदर हम पहले कोड डिजाइन कर लेते हैं और डीबी या मे बी डेटाबेस को बोल रहे हैं सर। हाँ जी। इसमें हम पहले डेटाबेस डिजाइन करते हैं, ये मैंने वैसे ही गेस किया सर। तुक्का मारा है ना? नहीं सर, पहले डेटाबेस डिजाइन होगी फिर बाद जी में सर। अब जो हमारे पास लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं ना, अगर आप बात करें एमवीसी स्ट्रक्चर की बात करें, डॉट नेट प्लेटफॉर्म की बात कर लें आप लोग, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें 2 टेक्निक्स चलती हैं। या तो आप डेटाबेस बनाते चले जाओ और जब उसको पुश करोगे तो आपका जो है ना फ्रंट एंड वो खुद ही डिज़ाइन हो जाता है। और दूसरी अप्रोच होती है कि आप फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते चले जाओ, उसके अंदर फील्ड्स और बार्स और लेबल्स आपने जैसे लगाए हैं उस चीज़ों को डिफाइन करते चले जाओ और जब उसको फाइनली उसको पुश करेंगे तो सारी की सारी डीबी उसके हिसाब से खुद ब खुद बन जाती है। अब ये टूल्स आ गए हैं हमारे पास, इनको हमने इंट्रोड्यूस करा लिया और कोडिंग के अंदर हम लोग इन चीज़ों को भी यूज़ कर लेते हैं। डॉट नेट के अंदर तो ये हो जाता है, एमवीसी के अंदर भी ये चीज़ काम करती है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मेरा यूआई अप्रूव हो गया क्लाइंट की तरफ से और उसने कहा हाँ जी ठीक है जी, ओके है, मुझे फिट है, मुझे समझ लग गई है, अगर वो कहता है यूआई मुझे पसंद आ गया है, तो जस्ट मेरा काम कितना रह गया है कि मैंने उसको रीफैक्टर करना है और पुश करना है, डीबी मेरी खुद ब खुद तैयार हो जाती है, मेरा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है कि हमने प्रोटोटाइपिंग के अंदर इन कुछ टेक्निक्स को हमने यूज़ करना होता है। जब हम अपने इसी सॉफ्टवेयर को जो हम इस सेमेस्टर में, मेरी कोशिश है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो मैं आपके हाथ से कोई ना कोई छोटी-मोटी चीज़ लाज़मी बनवाऊँगा, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ टाइम दिया तो। अदरवाइज़ फिर मैं यही पढ़ाने में ही रह जाऊँगा आप लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास आप मिस ना किया करें। अगर मेरे से कोई मिस होगी तो मैं उसका ख़मियाज़ा ऐसे ही संडे को या किसी और दिन बैठ के पूरा ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, चलें आगे थर्ड इसकी टेक्निक के ऊपर। यहाँ तक ओके हैं? यस सर। चलें शाबाश। अब चलते हैं जी, यहाँ तक 2 काम हो गए। टेस्ट केसेस का हमें पता लग गया, हमने चेक कर लिया 9/0 का इशू आ रहा है। उसके बाद हमने उसको प्रोटोटाइप में 9/0 का इशू दिखा भी दिया। अब तीसरा काम वो कहता है अच्छा चलें आप इसको ना डॉक्यूमेंट करें। अब वो चीज़ आई है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, वो है जी रिक्वायरमेंट रिव्यूज़। और यहाँ पर क्या बनता है, बेसिकली यहाँ पर एसआरएस की डिज़ाइनिंग होती है, जिसके अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट को लिखते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे लेकर जाना है, ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, कौन क्लाइंट है, क्लाइंट साइड से हम लोगों ने क्या काम करना है, क्या सिस्टमेटिक अप्रोच होगी, पहले क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग रिक्वायरमेंट को यहाँ पर उसको रिव्यू कराते हैं एक एसआरएस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों ने खुद इंशाल्लाह बनाना है। फोर्थ टेक्निक हमारे पास आ जाती है इसकी, वो है जी ऑटोमेटेड एसीए बोलते हैं उसको, एसीए, ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी एनालिसिस, ठीक है जी। ये बेसिकली नाम से पता चल रहा है, कंसिस्टेंसी किसी चीज़ की चेक की जाती है कि ये कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और इसमें एरर अकर के चांसेस कितने कम से कम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली एरर की डिटेक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, हम उनको जो है ना वो यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केस टूल्स बोलते हैं, ठीक है जी। कि हम लोग केस टूल्स के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, कि मैं ना आपको एसआरएस में बताऊंगा इसको, बस आप इतना याद रखें कि इसके थ्रू हम जो है ना एसीए के थ्रू ऑटोमेटिक डिटेक्शन को एरर करते हैं। इसकी अगर आप लोगों की प्रोग्रामिंग के साथ लिंक है ना, तो मैं आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा वर्ड बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं। किसी को पता ही है क्या होता है?
एक्सेप्शन हैंडलर यस सर, क्या होता है, जरा बता दो यस यार। सर। एरर डिटेक्शन इसमें आती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, ट्राई थ्रो एक्सेप्ट, जो एरर को हम वेरी गुड। हैंडल करते हैं। बेसिकली ये होता है कि हमने कहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर लगाने हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी हम यहीं पे बताते हैं कि हमने किस तरीके से ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलर का, यहाँ पर आ जाता है कि हमने किस किस तरीके से कहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन हैंडलर लगाने हैं जो हमें ये बताएंगे कि सिस्टम में कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। ठीक है, बस ये इतना सा काम है। अगर आपको नहीं आइडिया तो एक्सेप्शन हैंडलर आपने देखना है कि वो कैसे काम कर लेता है हमारे पास। आगे चलते हैं जी, पांचवी और आखिरी हमारे पास जो इसकी वो है, वो क्या है जी, वॉक थ्रू बोलते हैं उसको। नंबर 5 पे आ जाता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का वर्ड वैसे कहीं पे सुना होगा आपने, अगर आप लोगों का कोई थोड़ा बहुत भी मुतालिया है किसी चीज का, तो वॉक थ्रू पढ़ा आपने कहीं पे? जी सर, वो वॉक थ्रू इंटरव्यूज भी होते हैं। वो वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं हीरो। वॉक थ्रूज क्या होते हैं वैसे, किसी को कोई आइडिया हो? किसी को भी नहीं पता? वॉक थ्रू का मतलब होता है जो चीज फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर में ना हो, ठीक है, और हमने उसको चेक करना हो। फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर का मतलब क्या होता है जी, कि ये आइडिया था एक किसी का कि हम लोगों ने ना एक सीढ़ी बनानी है जिसमें हम दो बांसों को जोड़ के बाकी बांसों के पीस या लकड़ी के पीस ऐसे ऐसे लगाएंगे तो एक सीढ़ी बन जाएगी। ये किसी का एक आइडिया था, ठीक है। इसकी वैलिडेशन की ओके निकली, वेरिफिकेशन की ओके निकला इसको, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर नहीं था, पहली बार बनने लगी थी ये, ठीक है। पहले लकड़ी की बनती थी, अब प्लास्टिक की बनाने लगे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो हम इसका वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या आती है जी, सबसे पहली चीज क्या आती है याद रखनी है। नंबर 1 वॉक थ्रू के अंदर पहली चीज क्या आती है, चेक करते हैं कि फिजिबिलिटी है आइडिया की, फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, क्या ऐसा मुमकिन है, अपने तौर पे एनालिसिस करते हैं। आंसर यस मिले तो स्टेप 2 पे चले जाते हैं। स्टेप 2 ये कहता है ऑब्टेनिंग द ओपिनियन एंड सजेशन ऑफ अदर पीपल, लोगों से उसके बारे में राय ली जाती है। ओपिनियन एंड सजेशंस फॉर अदर। अब यहाँ पर एक मिनट के लिए रुक जाए, अब मैं टेक्निकल एग्जांपल की तरफ इसकी आने लगा हूँ। टेक्निकल एग्जांपल इसकी क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपकी तो इधर कॉलेज में नहीं इतना हुआ होगा या शायद कभी ऐसे हुआ हो, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। जब कोई नया सॉफ्टवेयर बनने लगता है या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगता है ना, तो लोगों से फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। लोगों से उनको मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा करके उनसे पूछा जाता है कि यार हम लोग ये काम करने लगे हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा जरा मुझे बताएं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सही जा रही है या नहीं जा रही। अच्छा ये बताएं जो टीचर्स को रेगुलराइज कर रहे हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये वो आइडियाज होते हैं जिनकी फॉर्मली कोई प्रोसीजर जो है ना वो डिसाइडेड नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फीडबैक करवाते हैं। इसको बोलते हैं डाटा गैदरिंग करते हैं ना बेसिकली वो, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है या नहीं करना। तो ये क्या होता है, वॉक थ्रू का दूसरा स्टेप होता है। और थर्ड होता है जी इसके बाद ये चेक करना, उस फीडबैक और ओपिनियन को देखने के बाद ये चेक करना कि कितने परसेंट लोगों ने, परसेंटेज ऑफ अदर पीपल, कितने परसेंट लोगों ने इसको जो है अप्रूव किया और अग्री होने का उन्होंने जो है ना अपना शो किया कि जी हाँ जी हम इसमें राजी हैं, ये काम हो सकता है, आप जो है ना इस चीज़ को डेवलप कर लें, ये होनी चाहिए मुआशरे में, ठीक है। अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ, लास्ट थिंग है, मैं अब इसको कंक्लूड करके अब मैं सिर्फ SRS के ऊपर डिस्कशन करूंगा। आखिरी चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बेहतरीन और अच्छा चाहते हैं, A ग्रेड के साथ क्लियर हुआ और जॉब ओरिएंटेड चाहते हैं आप। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इसमें कितना इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता कि आगे जाके आप लोगों ने जॉब करनी है या आप लोगों ने इस फील्ड को छोड़ देना है। मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है अपनी इस फील्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो क्या है, वो ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना वो बेहतरीन हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मेथड जो है ना वो वॉक थ्रू वाला होता है। एक न्यू और यूनिक आइडिया लेकर आइएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। न्यू और यूनिक आइडिया अपने प्रोजेक्ट के लिए लेके आइएगा। उस आइडिया को करने से पहले, बनाने से पहले ये नहीं सोचना कि यार हाँ मेरा आइडिया बेहतरीन हो, मैंने तो कर ही लेना हो ऐसी की तैसी, मैं तो बड़ा पुराना पापी हूँ, मैं बड़ा
सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं बड़ी जगह पे जाता हूँ और मुझे बड़ा आइडिया, मुझे बड़ा लोगों से उसके बारे में ओपिनियन लेना है। लोग कौन हो सकते हैं? आपके साथ वाली चेयर्स पे बैठने वाले आपके दोस्त हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स हो सकते हैं, और उसके अलावा आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके रिलेटिव या वो पढ़े लिखे लोग जिनको आइडिया है कि चीज़ें क्या होती हैं या कैसे की जाती हैं। उनसे मशवरा करना है आपने। मशवरा करने का तरीका क्या है? फीडबैक फॉर्म बनाना है आपने। उस फीडबैक फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने मेंशन करना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे। आप समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं? अच्छा, वो होनी चाहिए तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? अगर वो होगी तो उसे पूरा एक फीडबैक फॉर्म उसका डिज़ाइन कीजिएगा। नंबर 4, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा। इट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो किसी ना किसी की प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व करे। फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम डिफाइंड हो और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भी पता हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम बेस्ड हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उन बच्चों का जो चाहते हैं कि हमें कॉलेज में भी ए ग्रेड मिले, उसके बाद वो चाहते हैं कि जी हमें जॉब भी इसी प्रोजेक्ट की बेस पर मिल जाए, और वो चाहते हैं कि जी हम लोग खुद डेवलपमेंट की फील्ड के साथ टच होना चाहते हैं और आना चाहते हैं उसमें। तो अपना प्रोजेक्ट इस तरह का लेके आइएगा कोई। अदरवाइज आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो है वो CMS बना लो, मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, किसी से बना बनाया लेके अपनी जान छुड़वा लो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपने साथ जो है ना वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए, इतना पढ़ने के बावजूद अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो। तब तक अगर मेरे साथ आप लोगों का वास्ता रहा तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पुश करूं कि आप यूनिक और अच्छे प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो लेकर जो है वो सोसाइटी में आए, ताकि उससे ना कोई फ़ायदा हो जाए हमें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? इसके ऊपर फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे, अभी हमें बड़ा टाइम मिलता जाएगा इसके लिए। अब आप लोगों के लिए जो मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ वो है जी एक SRS का, जो आपने मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो मुझे बताना है कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने SRS देना है। मैं 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट आप लोगों के पास ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने खुद अपने आप को ग्रुपिंग कर लेनी है, 4-4 या 5-5 के ग्रुप बना लेने हैं। उसमें से जो समझते हैं आपको ठीक लगेगा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। रिक्वायरमेंट्स मेरे से भी ले लेनी है अगर ज़रूरत पड़ी उनकी। तो आप लोगों ने उसका एक बेहतरीन SRS डॉक्यूमेंट मुझे बनाकर 2-3 पेजेस का, 4 पेजेस का बनाकर हर बंदे ने ग्रुप वाइज अपना जो है मुझे वो CR को सेंड कर देना है, और CR जिप फाइल बना के मुझे मेल कर देनी है उसकी। यहाँ तक कोई इशू किसी को है तो बताए, क्लास खत्म होने वाली, मेरा ख्याल है 2-4 मिनट ही रह गए हैं।